बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एस्ट्रोनॉमी। बुक मेरे पास है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। जो लोग, जारी बात है, इस साल अपीयर हो रहे हैं, ये वाले जो लेक्चर्स हैं उनके लिए तो ये एक ओरिएंटेशन का काम करेंगे, एक रिवीजन का, सॉरी, जो 2018 में अपीयर हो रहे हैं। और जो लोग 2019 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो एक ओरिएंटेशन उनकी हो जाएगी, उनको आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्ट्स को किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं अगर चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी, तो अगर आप चैप्टर में स्टार्ट में देखें तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है, जो एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये एक शार्ट ओरिएंटेशन है, मैं जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो चैप्टर के स्टार्ट में आपके पास आ जाता है जी एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी ऑब्वियसली इज़ अ स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ और गैस एंड डस्ट विद इन इट। अच्छा, इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अक्सर मैं क्लास में पूछा करता हूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफन इसकी डेफिनेशन जो है बड़ी गलत अंदाज में करते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो है वो तो सेलेस्टियल बॉडीज़ और जो कुछ भी इसके अंदर है उसकी स्टडी को बोलते हैं, लेकिन यूनिवर्स जो है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये दो वर्ड्स आप याद रखें जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से यूनिट्स हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आप में से कोई बंदा, ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। इसमें आपका यूनिट ऑफ टाइम है, एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से यूनिट ऑफ टाइम डे है। देन आपके पास यूनिट ऑफ मैस है जो कि सोलर मैस है, यानी कि जो सन का मैस है दैट इज़ यूनिट ऑफ मैस फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल पर्पजेज। देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ है, जैसे हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ए यू भी कहते हैं। ए यू क्या चीज़ है? द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दैट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर इज कॉल्ड 1 AU। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ है। इस तरह लाइट ईयर भी होता है, उसको भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मतलब पुराने पेपर्स में अक्सर क्वेश्चन आता रहा है। अच्छा, अब इसमें से जैसे मैं बिग बैंग को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक कन्फ्यूजन आपको बता दूँ जो स्टूडेंट्स में पाई जाती है सबसे ज़्यादा बिग बैंग के मतलब। बिग बैंग के मतलब ये है कि स्टूडेंट्स समझते हैं कि दैट इज़ दैट वाज काइंड ऑफ अ बिग एक्सप्लोजन। जब वो डिफाइन करते हैं कि व्हाट वाज द बिग बैंग, दे से दैट इट वाज अ बिग एक्सप्लोजन दैट हैपेंड अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो एक तो पहली बात है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या था जब ये बिग बैंग अकर हुआ एक्चुअली। तो इस अराउंड 10⁻14 यू कैन से 14 बिलियन ईयर्स अगो ये वाला इंसिडेंट हुआ। कि अगर कोई बंदा कहे कि जी आपकी जो यूनिवर्स है उसकी लाइफ कितनी है, तो बिग बैंग है क्या? बिग बैंग के मतलब कहा जाता है कि जो यूनिवर्स थी वो एक बिल्कुल छोटे से स्पॉट में जमा थी। उस छोटे से स्पॉट के अंदर क्या हुआ कि जो इंटरनल फोर्सेस थी उनका इम्बैलेंस हुआ और यूनिवर्स अचानक से एक्सपैंड कर गई। दैट वाज सडन, और देयर इज अ वर्ड, टेक्निकल वर्ड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। तो यूनिवर्स अचानक से एक्सपैंड की बहुत स्पीड के साथ। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि 10⁻41 सेकंड में इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के साइज इतना हो गया था। तो दैट एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन इज कॉल्ड अ बिग बैंग। तो एक्चुअली इट इज़ अ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेड हॉयल, वो इसको क्रिटिसिज्म के तौर पर जो है उसने इसको कहा कि ये कोई बहुत बड़ा धमाका था शायद, देयर वाज अ बिग बैंग, तो इसका नाम जो है वो बिग बैंग फेमस हो गया। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दिया करता हूँ कि जिस तरह इमरान खान को कुछ लोग कहते हैं जी तालिबान खान, ठीक है, तो तालिबान खान इज नॉट हिज नेम बट वो फेमस हो गया इस नाम के साथ। तो इसी तरह बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली वाज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है। अच्छा, अब फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स के मतलब कुछ थ्योरीज हैं जिसको अगर आप नेक्स्ट देखेंगे मेरी बुक के पेज 26 के ऊपर,
मैंने उसको 4 मॉडल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लोज मॉडल है, फ्लैट मॉडल है, साइक्लिक मॉडल है, ओपन मॉडल है। ओपन मॉडल तो ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, उसे एक्सपैंड करती ही जाएगी। और फिर जो आपका क्लोज मॉडल है वो ये कह रहा है कि यूनिवर्स एक्चुअली एक्सपैंड नहीं कर रही, रेदर यूनिवर्स इज गोइंग टू कोलैप्स, इज कंट्रैक्टिंग। ये किसी एक खास नुक्ते की तरफ क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है। देन देर इज अ साइक्लिक मॉडल। साइक्लिक मॉडल ये कहता है वेदर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग आर इज कंट्रैक्टिंग। तो ये एक दफ़ा से फिर जो है अपना साइकिल जो है वो रिपीट करेगी। सिर्फ आज मेरी फिर कंट्रैक्टिंग, तो यूनिवर्स एक दफ़ा कंट्रैक्ट होकर फिर एक छोटे से नुक्ते को में जमा हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी, वो जो छोटा सा स्पॉट है। उसके बाद फिर एक नई यूनिवर्स क्रिएट होगी और ये साइकिल चलता रहेगा। फिर एक चौथा मॉडल है दैट इज कॉल्ड फ्लैट मॉडल, या जिसे हम स्टैटिक स्टेट थ्योरी बोलते हैं। मैं इसे कहा करता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर कि ये पाकिस्तानी मॉडल है, कि जिसको हम ये कहते हैं कि इसको कुछ भी नहीं होने वाला यूनिवर्स को, इट विल रिमेन एज इट इज। यानी कि यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, ना ये एक्सपैंड कर रही है ना ये कंट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आ जाता है मिल्की वे। तो मिल्की वे की आपसे वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं। मिल्की वे इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो अब इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि स्टार की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, प्लैनेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जिस तरह सन इज अ स्टार, ठीक है, तो स्टार्स क्या होते हैं, उनकी अपनी लाइट होती है। बल्कि अभी मैं मिल्की वे पे फोकस कर रहा हूँ। तो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है एक्चुअल। तो डेफिनेशन आपसे वो गैलेक्सी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। जिस तरह हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके अंदर 200 to 400 बिलियन स्टार्स हैं। तो फिर जो गैलेक्सीज हैं उनकी आगे वो आपसे फीचर्स पूछ सकते हैं। उसमें गैलेक्सीज की खास शेप होती है, दे कैन बी स्पाइरल, दे कैन बी इरेगुलर, ठीक है। फिर उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी की फीचर्स आपसे पूछ सकते हैं कि जो मिल्की वे गैलेक्सीज है, मिल्की वे गैलेक्सी उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स स्पेशली वो आपसे पूछ सकते हैं। तो जब इन फिजिकल फीचर्स की आप बात करेंगे, इम्तियाज रुख साहब अस्सलाम वालेकुम। द मिल्की वे इज अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। मतलब ये जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं ये तो आपको क्रैम करने हैं। अब डायमीटर आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। मतलब कोई भी जो चीज़ है अगर वो राउंड है या सर्कल है, तो अगर उसके सेंट्रल पॉइंट से कोई लाइन गुजरे तो उसे हम कहते हैं वो उसका डायमीटर है। तो इसकी जो गैलेक्सी है ये कितने साल पहले बनी थी, तो इसकी लाइफ के मतलब है तकरीबन 13.7 बिलियन। इसको आप राउंड अप कर सकते हैं कि ये अराउंड 14 बिलियन ईयर्स अगो है ये गैलेक्सी बनी है। उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी के आर्म्स कितने हैं। तो दीज आर द सर्टन फिजिकल फीचर्स जिनको आपने क्या करना है, मेमोराइज करना है। उसके बाद आपका आ जाता है जी सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर जो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज आवर सन, और उसके गिर्द हमारे प्लैनेट्स। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अभी मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि इस वक्त टोटल कितने प्लैनेट्स हैं जो कि सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। यू पीपल कैन राइट इन द कमेंट्स कि जो सन है उसके गिर्द कितने प्लैनेट्स इस रिवॉल्व कर रहे हैं। बड़ा बच्चों वाला सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी इस चीज़ का भी नहीं पता होगा कि कितने जनाब टोटल प्लैनेट्स हैं जो कि सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें आपको ये मैं बात बता दूं कि जब हमने अपनी मैट्रिक की या एफएससी की बुक्स में पढ़ते थे तो उस वक्त ये बात कही जाती थी कि जनाब देर आर टोटल 9 प्लैनेट्स, बट नो देर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। और उनमें से एक जो प्लैनेट था दैट इज प्लूटो, नो इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो आपके पास टोटल 8 प्लैनेट्स रह जाते हैं। तो अगर उनको हम स्टार्ट करें तो वो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस, नेपच्यून। अब उसमें से प्लैनेट्स सारी बात है, प्लूटो तो नहीं रहा, तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि वाई प्लूटो इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। सबसे पहले हम आ जाते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड इट्स मेंबर्स। अब उन मेंबर्स में से या उसको आप एक कह लें सेलेस्टियल बॉडीज का एक कॉम्बिनेशन, उसमें क्या क्या शामिल है। सन के बाद सबसे पहले नंबर पे आपके प्लैनेट्स आ जाते हैं, फिर दूसरे नंबर पे ड्वार्फ प्लैनेट्स आ जाते हैं, फिर उसमें कॉमेट्स जिनको हम दुमदार सितारे बोलते हैं, फिर उसमें मेटेराइड्स आ जाते हैं, फिर उसमें एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। तो ये सारे मिलकर आपका सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो अब इसके अंदर से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो ज़्यादातर आपसे पूछता है सन के मतलब सन की फीचर क्या है, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है आपसे प्लैनेट्स के मतलब प्लैनेट्स की फिजिकल फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आप सन की तरफ आ जाएं तो सन को मैंने यहाँ पे किताब में उसका बड़ा डिटेल आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि अगर आप सन के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके बिल्कुल सेंटर में कोर होती है जो कि अराउंड 2% उसका
बनाती है, और उसके कोर के अंदर एक बहुत ही हैवी किस्म का न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक रिएक्शन होता है जो कि एटम बम में होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये उसके रिवर्स है, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, जो स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं, छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई हैं, लाइक हाइड्रोजन एटम जो हैं, वो मिलकर एक बड़ा एटम लाइक हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये वाला प्रोसेस आपका कोर के अंदर हो रहा होता है। कोर के बाहर इसके फिर डिफरेंट सन के पार्ट्स हैं। द एक्सटर्नल एरिया टू द कोर इज कॉल्ड रेडिएशन जोन, देन देयर इज अ कन्वेक्शन जोन, फिर उसके बाद इसका एक क्रोमोस्फियर है, सॉरी फोटोस्फियर है, देन देयर इज अ क्रोमोस्फियर। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले सेंटर में आपकी कोर आ जाती है, कोर के बाद रेडिएशन जोन है, फिर कन्वेक्शन जोन है, फिर उसके बाद आपका फोटोस्फियर है, फिर उसके बाद क्रोमोस्फियर है, और उसके बाहर भी उसका एक एटमॉस्फेयर है, दैट इज कॉल्ड कोरोना। तो कोर तो मैंने आपको बताया कि वो मेनली हैवी मेटल से मिलकर बनी हुई है, और बट वो बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन है, और वहाँ पे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद रेडिएशन जोन का नाम रेडिएशन जोन क्यों बोला गया है, या रेडिएटिव जोन भी बोलते हैं, ये इसलिए इसका नाम दिया गया कि इस जोन के अंदर जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा एनर्जी का बॉल है, तो इसमें से जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, देयरफॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट इज कॉल्ड रेडिएटिव जोन। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें से जो एनर्जी है दैट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन। एनर्जी की ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें से एनर्जी जो है वो कन्वेक्शन की फॉर्म में मूव करती है, देयरफॉर दैट पार्ट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है जो हमें विजिबल होता है, जो कि हम अक्सर देखते हैं, जो नेकेड आई से तो वैसे सन को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, बट वो जो ऑरेंज सा कलर आपको नज़र आता है जो उसकी सरफेस विजिबल होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोस्फियर। उसके बाहर भी एक सरफेस एक पार्ट है सन का, दैट इज कॉल्ड क्रोमोस्फियर, और उसका काफ़ी अच्छा खासा हाई टेम्परेचर होता है, बट दैट इज कंपोज्ड ऑफ सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर नॉट विजिबल टू आवर आइज। जिस तरह हमें सिर्फ वाइट लाइट विजिबल है, अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रही होती हैं, एक्स रेज भी आ रही होती हैं, रेडियो वेव्स भी आ रही होती हैं, वो हमें विजिबल नहीं है। इसी तरह क्रोमोस्फियर हमें विजिबल नहीं है। क्रोमोस्फियर के बाहर फिर कोरोना है जो कि सन का एटमॉस्फेयर बनाता है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सन। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द सन। ये क्वेश्चन पेपर में कई दफ़ा आया, मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन सा पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द सन, मिसाल के तौर पर सन का डायमीटर कितना है, उसके बाद सन का मैस कितना है, सन का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, सन का टेम्परेचर कितना है। मतलब सन के अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो कोर है उसका टेम्परेचर अराउंड 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो उसका सरफेस है उसका अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये देखना है। उसके बाद डायमीटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपका 8,70,000 माइल्स है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ये आप बात याद रखें, इनको आपको क्रैम करना पड़ेगा। मतलब अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या मुझे डेफिनेशंस को रटा लगाना है। जब आप में पेपर में साइंस के मतलब मैं स्पेशली आपको बता दूं, व्हेन एग्जामिनर सेज डिफाइन इट मीन्स डिफाइन। तो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर उस चीज़ को डिफाइन करना होता है, इसलिए सर्टन डेफिनेशंस को आपको क्रैम करना पड़ेगा, इस फॉर श्योर। इसमें मतलब कोई और दूसरी राय है ही नहीं। उसके बाद जो इसके फिजिकल फीचर्स हैं, मैं जो यहाँ पे बात बताने लगा था, यू कैन मेमोराइज देम इन 1 यूनिट आइदर। आप उसको किलोमीटर्स में या उसको आप माइल्स में आप मेमोराइज कर लें, लेकिन याद रखें कि पेपर के अंदर जब एमसीक्यूज होते हैं तो एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर आपसे माइल्स के अंदर भी पूछ सकता है, किलोमीटर्स के अंदर भी पूछ सकता है। तो ये इतना सा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि भाई आप जो है अगर वो आपसे पूछ ले तो फिर आपको कन्वर्जन यूनिट्स का पता होना चाहिए। कभी अगर किलोमीटर के अंदर फिगर दिया हुआ तो उसको माइल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। पर इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर से मतलब होता है कि ये लेंथ, मैस, टेम्परेचर, डायमीटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दीज आर कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो इसके मतलब अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। 2000 आई थिंक 13 या 14 में मुझे याद है कि पूरा 10 नंबर का सवाल 10 पॉइंट से। अब अगर किसी ने तो उसको क्रैम किया हुआ तो वो 10 के 10 आपके 100% आपके जो है वो सिक्योर पॉइंट्स होते हैं, यानी कि उसमें कोई एहतमाल ही नहीं है कि आपका कोई उसमें से
मार्क लूज हो जाए। तो फिर इसका डेंसिटी है सन की, जिस तरह 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। एवरी सब्जेक्ट हैज़ एवरी मैटर यू कैन से सब्सटेंस हैज़ अ डेंसिटी। जिस तरह पानी है उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो हम नॉर्मली चीज़ों की डेंसिटी को पानी से कंपेयर करते हैं। जिस चीज़ों की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो हैवियर होंगी, जिन चीज़ों की डेंसिटी पानी से कम होगी इसका मतलब है वो लाइटर होंगी। मतलब एयर जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, वो लाइटर है। अर्थ जो है, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो अर्थ की है, तो इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट डेंस प्लैनेट। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स, फिजिकल फीचर, डायमीटर, मैस, उसके बाद टेम्परेचर, फिर कंपोजिशन। सारे की कंपोजिशन 74% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है और 2% हैवी मेटल्स है। डेंसिटी आपको बता दी मैंने, टेम्परेचर आपको उसका मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ कितना 150 मिलियन किलोमीटर है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब उसके बाद आपका आ जाता है जी प्लैनेट्स। ये सबसे मुश्किल जो बच्चों को लगता है कि प्लैनेट्स को किस तरह से याद करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो जाऊँगा ताकि आप लोगों को ज़रा चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपके पास बुक हो तो आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा, या वैसे अगर आप कहीं टेबल पर ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें, अगर आपके पास कोई भी प्लैनेट्स का चार्ट हो, तो जो सन के गिर्द प्लैनेट्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, जिस तरह मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया एंड मार्स हो गया। पहले 4 प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो उसके बाहर वाले, उनके बाद वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, जिसमें आपका जुपिटर, सैचरन, यूरेनस एंड नेपच्यून आ जाता है, दोज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। पहले 4 वालों को मैंने क्या बोला, इनर। जो दूसरे बाहर वाले 4 उनको मैंने क्या बोला, आउटर। इनको अगर हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दें तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो पहले 4 हैं उनकी फिजिकल फीचर्स बाहर वाले 4 से बहुत डिफरेंट है। मैं छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ। बाहर वाले जो 4 हैं बहुत बड़े हैं साइज के अंदर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स, जुपिटर लाइक। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुपीरियर प्लैनेट्स, कि वो साइज में बहुत बड़े हैं। जो अंदर वाले हैं वो बहुत छोटे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंफीरियर प्लैनेट्स, कि वो छोटे हैं साइज के अंदर। फिर जो अंदर वाले हैं इन सब के ऊपर माउंटेन्स हैं और इनके ऊपर वैलीज हैं, ठीक है, यानी कि इनका ये डोमिनेंट फीचर है, ठीक है। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी कि उनके ऊपर लैंड फीचर जो है बहुत विजिबल प्रोमिनेंट हैं। अच्छा, जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं उनकी एक फीचर है कि उनके गिर्द गैस के क्लाउड्स हैं, बड़े थिक क्लाउड्स हैं गैसेस के, ठीक है। तो इस वजह से दे आर कॉल्ड गैसुअस प्लैनेट्स। तो अब ये आपको वाजे फीचर इसमें नजर आती जाएगी। अच्छा, फिर अंदर वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि उनके गिर्द गैसुअस क्लाउड्स नहीं हैं, उनकी डेंसिटीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, दे आर हाई डेंसिटी प्लैनेट्स। मतलब सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी अर्थ की है, फिर इस तरह मार्स की भी काफ़ी हाई डेंसिटी है। जो बाहर वाले हैं वो बहुत लो डेंस है। इवन को जो सैचरन है वो इतना लो डेंस है कि उसकी डेंसिटी 0.71 है। कहा जाता है कि जो सैचरन है अगर उसको किसी बहुत बड़े समंदर के अंदर रख दिया जाए तो वो सैचरन पानी के अंदर फ्लोट करेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से भी क्या है, कम है। फिर उसके बाद आ जाता है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है कि हर ऑब्जेक्ट, जिस तरह आप गेंद को स्पिन करते हैं तो गेंद अपने गिर्द घूम रही होती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं इनकी रोटेशन भी हो रही होती है, यानी कि ये अपने गिर्द भी घूम रहे होते हैं और फिर सन जो है उसके गिर्द भी घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो जो रोटेशन है, जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं इनका रोटेशन पीरियड थोड़ा है। मिसाल के तौर पर अर्थ जो है वो अपने गिर्द एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, ठीक है। लेकिन जो जुपिटर है वो तकरीबन 9 घंटों में अपने गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो अंदर वाले 4 प्लैनेट्स हैं इनके गिर्द किसी किस्म के रिंग्स नहीं है। रिंग्स क्या चीज़ होती है? रिंग्स ये है कि अगर आप प्लैनेट्स की डायग्राम देखें किसी भी बुक में बनी हुई तो आपको सैचरन के गिर्द ऐसे बेल्ट सी बनी हुई नजर आएंगी, ठीक है। वो बेल्ट्स क्या हैं कि जो सैचरन के गिर्द डेब्रिस है या जो छोटे छोटे रॉक्स हैं वो बेल्ट्स या शीट की शक्ल में या प्लेट की शक्ल में उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, वो डेब्रिस आया कहाँ से? उसके मतलब ये थ्योरी है कि जो वो मून्स थे उस प्लैनेट के गिर्द वो आपस में टकरा गए, वो कोलाइड कर गए और वो टकराने के बाद एक डेब्री में चेंज हो गया। प्रॉपर वर्ड वैसे डेब्री होता है, और वो फिर एक बेल्ट की शक्ल में प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू हो गया। तो फिर उसको हम कह देते हैं कि ये रिंग बन गया प्लैनेट के गिर्द। तो जो अंदर वाले इनर 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, उनके रिंग्स नहीं है, कोई किसी किस्म का उनके रिंग नहीं है। जो बाहर वाले 4 प्लैनेट्स हैं उन सब के रिंग्स हैं।
अच्छा, फिर और एक मजे की बात बताऊं, जो अंदर वाले 4 प्लैनेट्स हैं उनके नंबर ऑफ मून बहुत थोड़े हैं। मतलब मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस के सिर्फ 2 मून है, अर्थ का 1 मून है। और इसी तरह जो मार्स है, इसका इफ आई डोंट फॉरगेट, जो मार्स है, सॉरी हाँ, मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का भी कोई मून नहीं है, एंड अर्थ हैज़ ओनली 1 मून, जिसे हमें पता है लूनर कहते हैं, और मार्स के सिर्फ 2 मून्स हैं। लेकिन अगर आप चले जाएं जुपिटर की तरफ, 67 मून्स हैं जुपिटर के, फिर सैटर्न के 62 मून्स हैं, फिर यूरेनस के 27 मून्स हैं। तो जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं इनके मून्स यानी कि चांदों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने आपको 6-7 फीचर्स बता दिए। मतलब आपके पास बताना मैं ये चाह रहा था कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो है कि आपको ये याद होना चाहिए कि मरकरी इज़ अ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, पहला फीचर हो गया। मरकरी इज़ द ट्रस्टियल प्लैनेट, मतलब जो मरकरी है इसके ऊपर लैंड फीचर्स पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मरकरी हैज़ द हाई डेंसिटी। अब आपको बेशक नहीं याद कि यार इसकी डेंसिटी कितनी है, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उसकी डेंसिटी याद करें कितनी है एग्जैक्ट डेंसिटी, लेकिन एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि मरकरी हैज़ अ हाई डेंसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि मरकरी के गिर्द कोई रिंग नहीं है, तो यू कैन से मरकरी हैज़ नो रिंग्स, ठीक है। फिर अभी मैंने आपको बताया कि यार मून्स जो है ना वो पहले वालों के बहुत थोड़े मून्स हैं, यू कैन से मरकरी हैज़ नो मून ऑब्वियसली। तो ये 4-5 आपके फीचर। मरकरी हैज़ स्लो रोटेशन पीरियड, मरकरी का तो इतना स्लो रोटेशन पीरियड है कि ये जो एक चक्कर है अपने गिर्द ये 59 डेज में कंप्लीट करता है। 1 स्पिन इट कंप्लीट्स इन 59 डेज, ठीक है। उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बड़ी वीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स जो कि आप बड़ी आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। अब आ गया नेक्स्ट, क्योंकि आपको अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो रिमेंबर यू विल हैव टू राइट एट लीस्ट 10 features. Rather, if there are 10 marks, you have to write at least 12 or 13 features to score the exact 10 marks. अच्छा, इसके मैं मुतलक भी आ जाता हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए। एक बात याद रखें कि अभी एग्ज़ाम में लोगों का स्कोर बहुत थोड़ा आया है, उसमें एक वजह तो मैं जो आपको सिंपल सी बात बताऊँ, लोग साइंस को बहुत बहुत ही लाइट ले रहे हैं, ठीक है। कि यार वो इसमें इतने से नंबर हैं जी, 60 नंबर, 50 नंबर इसके हैं जी, 40 नंबर इसके हैं, ठीक है। और एक तो ये था कि अच्छा राइटिंग मटेरियल या अच्छा रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था। फिर जो आपका वर्सटाइल किस्म का आप उन्होंने कोर्स बना दिया है, एस्ट्रोनॉमी या फूड साइंस का, हाँ उसका कोई लिंक है, बायोलॉजी, तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, सुपरफिशियल सा लिखते हैं, बल उसकी तरफ बाद में आते हैं। तो अभी यह है कि अगर आपने अब इसको फिजिकल फीचर्स को याद कैसे करना है, कुछ फीचर्स तो हमने बता दी क्योंकि बड़ी जनरल है, जिससे आपकी एक बेस बन जाएगी। बाकी आपको चीज़ों को रट्टा लगाना है। मैंने अगर आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 33 पे पूरा एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आपको क्रैम करना है और उसका मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह फर्ज किया, मैं अब मरकरी की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये कोई 58 मिलियन किलोमीटर है, इसका डायमीटर अपना 4900 किलोमीटर है। ये जो है वो सन के गिर्द जो है वो सन के गिर्द रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, एक चक्कर जो वो 88 डेज में पूरा करता है। अपने गिर्द ये जो एक स्पिन है वो 59 डेज में पूरा करता है। इसका टेम्परेचर जो है वो -170 टू 450 है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, यानी कि या तो इतना कम है -170 या फिर इतना ज़्यादा है कि 450 हो जाता है। वाई, व्हाट्स द रीज़न? मैं इसका जवाब दूंगा। अगर आप में से किसी को पता है तो ये आंसर लिखें। वाई देर इज सो मच वेरिएशन द टेम्परेचर ऑफ द मर्करी के एट सम टाइम्स इसका टेम्परेचर -170 डिग्री है और ऑन द अदर टाइम्स इस टेम्परेचर इज अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ यू नो अबाउट द रीज़न राइट इन द कमेंट्स काइंडली। फिर उसके बाद इसकी डेंसिटी जो है वो ये सेकंड डेंस प्लैनेट है, 5.43 इसकी डेंसिटी है। अर्थ की डेंसिटी 5.52 है। इसके इर्द गिर्द किसी किस्म की एयर नहीं है। अच्छा, अब एयर का फीचर आपको याद करना बड़ा आसान है। जो बाहर वाले 4 प्लैनेट्स हैं ना, जिनको मैंने कहा था कि आउटर प्लैनेट्स, जिनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है, या सुपीरियर प्लैनेट्स जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं, वो जो चारों के चारों प्लैनेट्स हैं उनके गिर्द मैंने बताया था कि गैस का ब्लैंकेट है, गैसियस प्लैनेट्स भी उनको हम कहते हैं। उसके उनके गिर्द कौन सी गैस है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है। तो उनका एटमॉस्फेयर याद करना बड़ा आसान हो गया। जहाँ पे भी आप लिखेंगे देयर एटमॉस्फेयर कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। और आप सबको ये पता होगा कि जो हमारा अर्थ है
उसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है जी, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है जी, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अर्थ का भी याद हो गया। पीछे रह क्या गया, मरकरी रह गया, वीनस रह गया और आपका मार्स रह गया। मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ट्रेसेस में कुछ गैसेस मौजूद हैं, अदरवाइज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑफ द मरकरी। फिर उसके बाद वीनस, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। And now the question is why Venus is the hottest planet? If you know the answer, write in the comments. मैं बहरहाल अभी एंड पे जैसे ही ये खत्म होता है मैं आपको बता देता हूँ why Venus is the hottest planet. If you know the answer, write in the comments. ठीक है। वीनस जो है बहरहाल उसकी जो एटमॉस्फेयर कंपोजिशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर इसी तरह जो मार्स है उसकी एटमॉस्फेयर कंपोजिशन जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं बहरहाल मरकरी की फीचर्स की बात कर रहा था। डिस्टेंस हो गया, डायमीटर हो गया, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हो गया, रोटेशन हो गया, एवरेज टेम्परेचर आपने याद कर लिया, फिर मीन डेंसिटी आपने याद कर ली, फिर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, नंबर ऑफ मून, कोई मून नहीं है इसका, रिंग्स, कोई रिंग्स नहीं है इसके गेट, ठीक है। और फिर कुछ प्रोमिनेंट फीचर है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इट इज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट, यानी कि ये सबसे छोटा है लेकिन फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। अच्छा, रोटेशन का कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, रेवोल्यूशन का ख़ास पैटर्न है, ये बात याद रखें। रेवोल्यूशन का ख़ास पैटर्न किस तरह से है, जो प्लैनेट सन के करीब तरीन है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिवॉल्व कर रहा है, जो जितना दूर है वो उतना स्लोली रिवॉल्व कर रहा है। तो फिर आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूर होते जा रहे हैं उनका रेवोल्यूशन पीरियड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो सन के करीब तरीन प्लैनेट है उसके ऊपर सन का पुल मैक्सिमम है, उस पुल को काउंटर करने के लिए वो प्लैनेट उतनी ही तेज़ी से रिवॉल्व कर रहा है ताकि वो सन के अंदर गिर ना जाए, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। और जबकि रोटेशन है वो एक डिफरेंट फिनोमिना है, तो कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनका यानी कि सन से दूर या करीब का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। जो प्लैनेट्स के फिजिकल फीचर्स हैं इनको आपको क्रैम्प करना पड़ेगा। कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जिसको आपको याद रखना है, जिस तरह विच इज़ द रेड प्लैनेट, मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट क्योंकि उसकी जो सॉइल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो रेड नज़र आता है। फिर उसके बाद विच इज़ द हैवीएस्ट या डेंसेस्ट, किसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, वो आपका अर्थ है, ठीक है। रिंग प्लैनेट किसको बोलते हैं, वैसे तो सारे बोलते हैं, सारे के सारे रिंग प्लैनेट है, ये याद रखें। कौन से, बाहर वाले 4, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए विच इज़ द रिंग प्लैनेट और एक आपसे पूछा जाए तो याद रखें सैचरन इज़ द रिंग प्लैनेट। फिर उसके बाद आपका ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, कोल्डेस्ट कौन सा है, तो जो सबसे एंड वाला है वो आपका कोल्डेस्ट होगा। हॉटेस्ट कौन सा है, अच्छा जी हॉटेस्ट आपके जहन में आएगा फॉरन, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट बाय द वे, ठीक है। तो आपके जहन में फॉरन आएगा जी शायद मरकरी है, मरकरी इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस इज दी हॉटेस्ट प्लैनेट। वाई वीनस इज दी हॉटेस्ट प्लैनेट, मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, अगर किसी को जवाब पता है तो ये आप कमेंट्स में लिखें। वीनस इज कॉल्ड दी हॉटेस्ट प्लैनेट, रीजन वीनस के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। जिस तरह हम कहते हैं ना हमारी ज़मीन गर्म हो रही है, ज़मीन क्यों गर्म हो रही है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो मोटी होती जा रही है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मोटी होती जा रही है तो वो एनर्जी को ज़्यादा कैप्चर करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये फीचर है कि वो एनर्जी को कैप्चर करती है। तो वीनस के अगर तो है ही कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, वो बेशक थोड़ा सन से दूर है लेकिन जो हीट उसके अंदर चली जाती है तो वीनस उसको कैप्चर कर लेता है, इसलिए वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। और वीनस इज़ आल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्योंकि वो एनर्जी को कैप्चर किए हुए है और गर्म है काफ़ी ज़्यादा। Therefore Venus is also called the morning star and the evening star, ठीक है। तो ये हैं कुछ जो प्रोमिनेंट फीचर जो कि आपको याद करने हैं, जो कि एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इसके अंदर, ड्वार्फ प्लैनेट। क्वेश्चन डेफिनेशन में इसके मतलब पूछा जा सकता है और ये डेफिनेशन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीज़न है कि वाई प्लूटो इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, इसकी रीज़न क्या है। तो अब मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे प्लैनेट की और ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ पे रीड करने लगा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा स्लोली रीड करूँगा। अ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट इज इन ऑर्बिट अराउंड अ स्टार। प्लैनेट क्या चीज़ है, जो स्टार के गिर्द चक्कर लगा रही हो, बट इट्स नॉट इटसेल्फ अ सैटेलाइट, लेकिन खुद सैटेलाइट नहीं है। प्लैनेट क्या चीज़ है, जो किसी भी स्टार के गिर्द चक्कर लगा रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो प्लैनेट कहलाता है, लेकिन वो सैटेलाइट ना हो। सैटेलाइट क्या होता है,
जो चीज़ प्लैनेट के गिर्द चक्कर लगा रही होगी वो सैटेलाइट कहलाएगी। मून्स आर सैटेलाइट, जिस तरह हमारा चांद है वो सैटेलाइट है, और हम बहुत सारे सैटेलाइट भी भेजते हैं, जिस तरह अमेरिका, रशिया और जितने डेवलप कंट्रीज हैं वो सैटेलाइट भेजते हैं। वो क्या हैं? वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो और जो ऑब्जेक्ट सन के गिर्द, सन इज अ स्टार, रिवॉल्व कर रहा होगा दैट कैन बी टर्म्ड एज अ प्लैनेट। ये एक क्राइटेरिया होगा। है सफिशिएंट मैस, सो इट इज नियरली स्फेरिकल, उसका इतना का मैस हो कि वो स्फेरिकल फॉर्म में हो, मतलब बिल्कुल इरेगुलर शेप का ना हो, मतलब इतना वजनी हो, इतना बड़ा हो कि वो राउंड शेप में हो सके, ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और जिस ऑर्बिट में, जिस दायरे में वो सन के गिर्द चक्कर लगा रहा है वो दायरा साफ होना चाहिए। साफ होने से क्या मुराद है? मतलब उसमें कोई और ऑब्जेक्ट ना मूव कर रहा, मतलब उसकी इतनी ग्रेविटेशनल पुल होनी चाहिए कि वहां पे अगर कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और वो जो ऑब्जेक्ट है या तो वो इसका सैटेलाइट बन जाए या वो फिर ऑब्जेक्ट उसके रास्ते से हट जाए। अच्छा, जब हम डवार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन करते हैं तो डवार्फ प्लैनेट के फीचर्स हम देख लेते हैं। ये भी सेलेस्टियल बॉडी है दैट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन आर अ स्टार, ये भी स्टार के गिर्द घूम रहा है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। हैज सफिशिएंट मैस, सो इट इज नियरली स्फेरिकल इन शेप, इसका भी तकरीबन इतना का मैस होता है कि ये राउंड और स्फेरिकल इन शेप होता है। हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड, तीसरा क्राइटेरिया, प्लैनेट का नेबरहुड, प्लैनेट का ऑर्बिट क्लियर होता है, उसके अंदर कोई और चीज नहीं होती रास्ते में। बट जो डवार्फ प्लैनेट है उसका ऑर्बिट क्लियर नहीं होता है, हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड, उसके अंदर और बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर डवार्फ प्लैनेट की ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो दैट इज द थर्ड क्राइटेरिया दैट बिकम द रीजन टू एक्सपेल द प्लूटो फ्रॉम द क्लास ऑफ प्लैनेट्स। सो प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट, प्लूटो इज अ डवार्फ प्लैनेट। रीजन क्या हुई कि प्लूटो के अगर आप पाथ को देखें, अगर आपके पास डायग्राम पड़ी हुई हो, तो जो प्लूटो है वो जब सन के गिर्द चक्कर लगाता है आप देखेंगे कि वो एक वक्त आता है नेपच्यून से भी बाहर निकल जाता है, नेपच्यून से भी परे हो के फिर अंदर को आता है, ठीक है। तो याद रखें सन के गिर्द जो नेपच्यून से बाहर वाला एरिया है ना, उसको हम क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्यूपर, KUIPER, क्यूपर बेल्ट या ट्रांस नेपच्यूनियन बेल्ट। उस बेल्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी अननोन हैं, सारे क्लासीफाई नहीं हुए। जब प्लूटो उधर जाता है उन ऑब्जेक्ट्स को, तो वो जो वाला एरिया है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्लूटो की ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो वो जो नेबरहुड है, साइंटिस्ट कहते हैं कि दैट इज नॉट क्लियर, जिस नेबरहुड में आपका प्लूटो ट्रेवल कर रहा है। देयरफॉर दे डिक्लेयर्ड इट अ डवार्फ प्लैनेट। और एक और बात यहाँ पे याद रखें, प्लूटो इज नॉट द ओनली डवार्फ प्लैनेट, there is a Ceres, there is a Ares, there is a Makemake, there are other different, there are Ceres, Pluto, Haumea, Makemake and Ares, और भी डवार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो तकरीबन कोई यहाँ पे 5 का मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस आपका कह लें वो प्लूटो ही है। तो ये तो डवार्फ प्लैनेट की जनाब डेफिनेशन हो गई, जो कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है जी नेक्स्ट फीचर, आपका मून। हमारे मून का जनाब नाम क्या है? सारे मून तो कहते हैं ना चंदा, मामू, ठीक है। तो व्हाट्स द नेम ऑफ द, साइंटिफिक नेम क्या है हमारे मून का? यू कैन राइट इन द कमेंट्स व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मून। इट इज कॉल्ड लूना, देयरफॉर वी कॉल्ड इट लूनर मंथ और लूनर कैलेंडर, ठीक है। तो जनाब मून जो है इसकी फिजिकल फीचर्स भी आपने याद रखनी है पेपर में। अब मैं ये चैप्टर तकरीबन ख़त्म करने वाला हूँ। सन की फिजिकल फीचर्स पूछी जा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मशहूरी साहब वेलकम। उसके बाद सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लैनेट्स के फिजिकल फीचर्स और प्लैनेट के मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये चैप्टर को आपने अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से क्रैम करना है। ये ना सिर्फ आपको साइंस में, बात याद रखें जितने भी 100 मार्क्स के आपके पेपर्स आते हैं, ये मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर IBA का हो गया, या पुलिस में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की पोजीशंस आती हैं, ठीक है। कोई भी 100 मार्क्स का पेपर है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें वो एग्जामिनर जो है वो एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे या ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। तो MCQs में इसके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा प्लैनेट कौन सा है, गर्म प्लैनेट कौन सा है, मॉर्निंग स्टार कौन सी है, इवनिंग स्टार कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़ेंगी। तो अभी मून के फीचर्स के मुताबिक आ जाएं जी।
मून का टेम्परेचर कितना है, मून का सन से सॉरी अर्थ से डिस्टेंस कितना है, इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है, 1/6 ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ से 6 गुना कम है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। और मून की अपनी रोशनी कोई नहीं है, ये बात याद रखें। मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक कितनी देर में पहुंचती है, 1.3 सेकंड में पहुंचती है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो मून जो है वो 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ है, यानी कि ज़मीन का 1/4 तकरीबन वो बनता है, अगर वॉल्यूम के लिहाज से इसको हम अगर देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब द मोस्ट यू कैन से इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी इन दिस चैप्टर, अगर मैं फर्स्ट का पेपर बनाऊँ इस चैप्टर में से, तो मैं जो सवाल पूछूं तो वो होगा सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। तो जब इस चैप्टर पे मतलब मैं बात, इस टॉपिक के मतलब मैं अभी बात स्टार्ट करने लगा, तो सबसे पहले एक आपको बात बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, चाहे डिफरेंस आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, या नोट आ जाए या शार्ट नोट आ जाए, रिमेंबर यू मस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। और मैंने तकरीबन 2008 से शुरू किया, 2017 आ गया, 8 साल 7 बल्कि 10 साल ही होने को हैं, ठीक है। मतलब 9-10 साल मैंने पढ़ाया जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी या एवरीडे साइंस है। और कभी कोई ऐसी क्लास नहीं थी कि जिसमें 100% लोगों ने, अराउंड 40-50% पीपल ड्रॉ दिस डायग्राम रॉन्ग। ऊपर से देख के पहली दफ़ा जब वो डायग्राम बना रहे होते थे, गलत बना रहे होते थे। खुली किताब से मैं बता रहा हूँ, जबकि मैं यानी कि वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे उनको मैंने डायग्राम ड्रॉ भी कर दिए, फिर स्टिल वो ये डायग्राम जो है वो गलत ड्रॉ कर रहे होते। तो ये डोंट थिंक कि ये जो डायग्राम है, ये वाली जो है जी, कि ये बहुत आसान है, ये स्पेशली जो ऊपर वाली डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम को प्रैक्टिस करें। हैं तो ये 4 लाइनें ही, और आप लोगों को ऐसा परमिशन, आप अपने पेज पे डायग्राम ड्रॉ करें, फ़ोटो खींचें और कमेंट्स में पोस्ट कर दें। मैं उस पर कमेंट कर दूंगा कि आपकी डायग्राम ठीक है कि नहीं। डायग्राम बनाएं ये लूनर क्लिप्स की, उसकी फ़ोटो खींचें और इसके अंदर कमेंट्स में पोस्ट कर दें। मैं आपको बताऊंगा डायग्राम ठीक है कि नहीं, या उसमें क्या गलती है। सिंपल 4 लाइनें हैं, सन, अर्थ और मून, और 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, और वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी एक्लिप्स की तरफ आ जाते हैं। एक्लिप्स एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब एक कोई हेवनली बॉडी जो है वो ऑब्सक्योर हो जाती है बाय अदर हेवनली बॉडी। नॉर्मली तो जब हम ज़मीन पे होते हैं तो जब हम कहते हैं या तो चांद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है। चांद ग्रहण क्या होता है जी, जब चांद हमें नज़र नहीं, मतलब चांद जो है उसके सामने कोई चीज़ आ जाती है और चांद हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। और सूरज ग्रहण क्या होता है जी, सूरज के सामने कोई चीज़ ऐसी आ गई है कि सूरज हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब एक्चुअली होता क्या है, अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो जो आपकी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है किसके गिर्द, सन के गिर्द। और अर्थ के गिर्द क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही है, आपका मून रिवॉल्व कर रहा है। थोड़ा सा काइंडली इसको मेरे साथ चलें। इफ़ यू सी के आई ट्राई इफ़ आई कैन यूज़ द वाइट बोर्ड। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा होपफुली। फर्स्ट क्या, ये आपका जनाब सन है, और ये आपका सन है, और ये जनाब आपकी अर्थ है। तो जो आपकी अर्थ है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और ये आपका मून हो गया जो कि आपका अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब होता क्या है कि अगर आपको ये जो मून है वो ये सन और अर्थ के दरमियान में यहाँ पे आ जाए, तो अर्थ पे रहने वाले लोगों को, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, उनको सन नजर नहीं आएगा एट अ सर्टन पार्ट ऑफ द पीपल। तो हम कहेंगे जी इस फॉर्म में क्या हो गया है, आपका सोलर एक्लिप्स हो गया है, ठीक है। अभी क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये डायग्राम बना के ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, तो मैं आप लोगों को इसका एक बड़ा इजी सा सोल्यूशन बताता हूँ। मेरा जो पेज है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उस पर मैंने कुछ वीडियोस शेयर की हुई हैं सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की, या उससे भी हट के यू कैन जस्ट सी शॉर्ट वीडियोस ऑन द यूट्यूब।
सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की। तो वहाँ से आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली सोलर एक्लिप्स में और लूनर एक्लिप्स में होता क्या है। मैं सोलर एक्लिप्स आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि सन और अर्थ के दरमियान में मून एक जो एक प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्लिप्टिक प्लेन। मून दरमियान में आ जाता है तो होता क्या है कि जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, और एट सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ वो सन का कुछ एरिया ब्लॉक हो जाता है। तो जो एरिया सन का ब्लॉक हो जाता है, जिन जमीन के ऊपर जिन जगहों पे, हम वहां पे कहते हैं जी सोलर एक्लिप्स हो गया, ठीक है। इस तरह लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि मून की अपनी रोशनी तो कोई नहीं है। अब क्या है कि मून दूसरी साइड पे चला गया, दरमियान में अर्थ आ गई। अगर आप डायग्राम में देखें तो सन की रोशनी, सोर्स ऑफ लाइट अगेन ये सन की रोशनी मून पे नहीं पहुंच पाती क्योंकि दरमियान में अर्थ ने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। जब अर्थ ने उसको ब्लॉक कर दिया है तो सन के ऊपर कोई लाइट नहीं पहुंच पा रही, तो सन से जो रोशनी जा रही है वो मून पे नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। तो अर्थ ने सन की लाइट को ब्लॉक कर दिया है तो मून आपका ऑब्स्क्योर हो जाता है, मून डार्कर हो जाता है। तो हम उसको कह देते हैं कि ये लूनर एक्लिप्स हो गया। इसके लिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वैसे बुक में डिफाइन किया हुआ है, बट आई वुड से कि यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब ये टॉपिक अलहदा से ही इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए क्लास में आपको वीडियो से या डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो फिर ज़्यादा इजी हो जाता है। बट फिर उसके बाद थोड़ा ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। फिर उसकी टाइप्स हैं एक्लिप्स की। पार्शियल एक्लिप्स है मतलब अगर सन का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ऑब्स्क्योर हो और बाकी नज़र आ रहा हो, ठीक है, या ज़्यादा मतलब पार्शली वो ऑब्स्क्योर हो जाए तो हम उसको कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स क्या है, सन टोटली आपको नज़र ही ना आए तो उसको हम कहेंगे टोटल। अच्छा, अब ये टोटल सोलर एक्लिप्स भी हो सकता है, टोटल लूनर एक्लिप्स भी हो सकता है, और इसी तरह पार्शियल सोलर एक्लिप्स भी हो सकता है और पार्शियल लूनर एक्लिप्स भी हो सकता है। तो ये आगे एक्लिप्स की टाइप्स हैं। मसलन जो लूनर है उसकी पार्शियल लूनर एक्लिप्स और टोटल लूनर एक्लिप्स मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद पेनम्ब्रल। अब जब सन की हम एक्लिप्स की बात करते हैं तो जो एक्लिप्स बनता क्यों है, फर्ज किया एक जगह पे आपका ये सन है, यहाँ पे दरमियान में आपकी अर्थ आ गई, ठीक है, और अर्थ के बाद यहाँ पे आपका इसके गिर्द मून रिवॉल्व कर रहा है। अगर फर्ज किया यहाँ पे सन है तो सन की लाइट इस अर्थ पे पड़ रही है, आगे अर्थ का शेडो पड़ रहा है। जो अर्थ का शेडो है वो शेडो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल कोन होती है, अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे दैट इज कॉल्ड डार्क कोन, दैट इज कॉल्ड अम्ब्रा, और उसके बाहर एक लाइटर कोन होती है दैट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अम्ब्रा रीजन के अंदर होगा तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये टोटल एक्लिप्स में आ गया, और अगर सन जो है वो पेनम्ब्रा रीजन में है तो हम कहते हैं ये पेनम्ब्रल एक्लिप्स के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको इसकी शेडो की टाइप्स को समझना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको आ जाता है जी सर्टन कुछ डेफिनेशंस हैं बहुत छोटी छोटी। एक है आपकी जी एस्ट्रॉयड्स एंड मेटेओराइड्स, फिर उसके बाद कॉमेट्स, फिर उसके बाद कॉन्स्टिलेशन। एस्ट्रॉयड्स एंड मेटेओराइड्स का तो मैं आपको बता दूं, एस्ट्रॉयड्स आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, और इनको हम प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। प्लैनेट को अगर आप छोटा फॉर्म बनाएं, प्लैनेटॉइड्स। एस्ट्रॉयड क्या है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के गिर्द घूम रहे हैं, जिस तरह के आपका अर्थ घूम रही है, जिस तरह के ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि प्लूटो घूम रहा है, यानी कि ये सन के गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो वाई दे आर नॉट कॉल्ड प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, जैसे मैंने आपको बोला। आर दे आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स बिकॉज देयर साइज इज वेरी स्मॉल, उनका साइज बहुत छोटा है। मिसाल के तौर पर वो ज़्यादातर जो हैं वो 1000 किलोमीटर से छोटे साइज के हैं। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कोई स्पेसिफिकेशन फिक्स नहीं की, बट नॉर्मली इट इज सेड कि इनका साइज जो वो 1000 किलोमीटर से क्या है, लेस है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। अच्छा, अब उसके बाद कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इससे भी छोटे हैं, मतलब अराउंड 1 किलोमीटर साइज के हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं और इरेगुलर उनकी शेप है, दे आर कॉल्ड मेटेओरॉइड, वो भी मतलब सन के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो बहुत स्मॉल हैं
वो मेटरॉइड करा रहे हैं जो उससे थोड़े बड़े हैं लेकिन 1000 किलोमीटर से छोटे छोटे हैं, देयर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो दोनों में ऐसा फर्क नहीं है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, ठीक है। और दोनों सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, दोनों सैटेलाइट नहीं है, मतलब किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के साइज में सिर्फ फर्क है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात और साथ आपको बता दूं कि देयर इज अ बेल्ट दैट इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो आपका मार्स और जुपिटर है, प्लैनेट मार्स और प्लैनेट जुपिटर के दरमियान में एक एरिया है, दैट एरिया इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट। वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो आपके एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत सारे मेट्रॉइड्स भी मौजूद हैं जो कि उस बेल्ट के अंदर मूव कर रहे हैं। उसके बाद एक आपका कंसेप्ट आ जाता थोड़ा सा कॉमेट। कॉमेट क्या एक दुमदार सितारे को बोलते हैं, ये इट्स नॉट अ स्टार। पहली तो बात ये आपको बता दूं, हम उर्दू में बहुत सारी चीज़ों के जो हमने वो ट्रांसलेशन की हुई हैं वो बड़ी डिफरेंट सी की हुई हैं। तो एक्चुअली इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडीज, क्योंकि अपनी लाइट नहीं है। सितारा हमेशा याद रखें, स्टार उसको बोलते हैं जिसकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डस्ट एंड गैसेज। ये एक इसको हम डर्टी स्नोबॉल, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में, डर्टी स्नोबॉल। तो कॉमेट जो है इसका ऑर्बिट बड़ा एक्सेंट्रिक होता है। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है, एक वक्त आता है ये सन के बड़ा करीब आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट की अगर मैं कहूँ कि ये सन है तो ये वक्त है कि ये यहाँ पे मूव कर रहा है, और एक वक्त है कि ये यहाँ पे इतना दूर चला गया, तो ये ऐसे करके चक्कर लगा रहा है। ऐसे ऑर्बिट को हम एक्सेंट्रिक बोलते हैं। और जो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है हम कहते हैं उसकी एक्सेंट्रिसिटी जीरो है। जितना ज़्यादा वो डेविएट करता है सर्कुलर पाथ से, उतना हम कहते हैं कि उसकी एक्सेंट्रिसिटी ज़्यादा है। तो ये आपका जो कॉमेट है बहुत ज़्यादा इसका एक्सेंट्रिक पाथ होता है। कंपोजिशन मैंने आपको बता दी कि डस्ट एंड गैस और इस तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। होता क्या है कि जैसे जैसे ये जो कॉमेट है ये सन के करीब आता जाता है तो इसके अंदर जो गैसेस वगैरह हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी बर्निंग की वजह से इसकी एक लॉन्ग टेल डेवलप हो जाती है, ठीक है। फिर उसकी टेल की भी आगे टाइप बताई जाती हैं और उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कॉमेट, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का लगता है, बड़ा खूबसूरत किस्म का फिनोमेना नज़र आता है। तो ज़्यादातर एग्जामिनर या आम लोगों की नज़र में आता है, इसलिए इसके मुतालिक पूछा जाता है। टेल क्यों डेवलप होती है, एक बार याद ये रखें, स्टूडेंट्स को नॉर्मली कहते हैं जी शायद जब सन के करीब आता है तो वो हीट की वजह से नहीं होता कभी भी टेल डेवलप। इसकी जो टेल है, क्योंकि जैसे जैसे वो सन के करीब आता है सन में से सोलर विंड एक चीज़ है। सोलर विंड क्या है, चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम सन से एमिट होती है। वो सोलर विंड जब इसके डस्ट और गैसेस से इंटरेक्ट करती है तो उसकी वजह से इसकी टेल डेवलप होती है। और आखिरी इसमें डेफिनेशन है कांस्टेलेशन की। कांस्टेलेशन क्या है, आप वो रात को अगर आसमान पे देखें तो आप कहते हैं जी, बचपन में अगर आपको याद हो तो आप कहते देखें जी वो कुत्ता बन गया, आप एक पैटर्न बनाते थे स्टार्स का, ये बिल्ली बन गई जी, वो चारपे बन गई, वो जो तीर बन गया, वो जो सांप बन गया। तो इसी तरह जो यूनानी थे उन्होंने स्टार्स जो थे स्काई में जो मौजूद थे उनके पैटर्न्स बनाए हुए थे, उनकी शेप्स बनाई हुई थी। मतलब उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, कैनस मेजर, कैनस माइनर, मतलब वो रीच के तरह की उसकी शेप है, ठीक है। हाइड्रा एक बहुत बड़ा पाइथन, ऐसे सांप, बहुत बड़े सांप की तरह की उसकी शक्ल बनती है। मतलब वो स्टार्स को ना ऐसे डॉट्स को मिलाकर एक इमेजिनेशन टाइप से एक उसका एक पैटर्न बना दिया, जो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है जनाब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके कुछ MCQs हैं यहाँ पे 50 मार्क्स के, 50 MCQs मैंने दिए हुए हैं। इन MCQs को अगर आप स्टडी करें, आई होप सो कि मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन, इट्स नॉट, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि 100% ये सारे कवर हो रहे हैं, बट ये MCQs हैं जिनको अगर आप तैयार कर लें तो आपका जो मेजर आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो तो याद रखें कि आप हमेशा खुद से भी MCQs निकाल सकते हैं। अगर आपकी अच्छी कंसेप्चुअल रीडिंग है तो मिसाल के तौर पर मैंने जनाब विच इज़ अ प्लैनेट दैट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है, आपको बताया अभी अर्थ। विच इज़ द प्लैनेट विच हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, ठीक है। मैंने मतलब एक एग्जांपल दी थी कि ऐसा प्लैनेट भी है जो कि अगर बहुत बड़े समंदर में उसको छोड़ दिया जाए तो वो फ्लोट करेगा, दैट इज सैचरन। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सो दैट इज वीनस। Which is the morning star or evening star, that is Venus. What is the life of this universe,
आर मिल्की वे, ठीक है, तो दैट इज अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स, और यू कैन राउंड ऑफ अबाउट 14 बिलियन ईयर्स. व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस सोलर सिस्टम? दैट इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स. सो यू कैन जस्ट फ्रेम द एमसीक्यूज योरसेल्फ. आप खुद से भी जब आप पढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट करते जाएं सर्टेन पॉइंट्स को, तो आप वो खुद से भी एमसीक्यूज निकाल सकते हैं. प्लस उसके अलावा मैंने यहाँ पे अराउंड आपको 50 एमसीक्यूज दिए हुए हैं. तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जी, मैंने अभी लेक्चर ये देना नहीं था, लेकिन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट आई, सर काइंडली आप ये स्टार्ट करें, क्योंकि मेरा अभी अपना सेमेस्टर जो है वो एंड नहीं हुआ. मेरा एक 2 नवंबर को एग्ज़ाम है, एक 13 नवंबर को एग्ज़ाम है, फिर अभी डेडलाइन है 2 असाइनमेंट्स की, उससे पहले एक 30 अक्टूबर को है, एक 6 अक्टूबर को है. तो अच्छा खासा मतलब उसमें वर्क करना पड़ता है. यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला काम नहीं ना कि आपने जो असाइनमेंट है बस ठीक है जी कॉपी पेस्ट करके आपने जमा करवा दी. तो आपको अच्छा खासा एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है. 50 से 60, 50 to 60 आवर्स लगते हैं. मतलब आप 50 to 60 आवर्स आप डिवाइड कर लें, फिर कितना टाइम है. बाकी भी काम आपने करने हैं, क्लासेस भी पढ़नी है, सारा कुछ करना है. तो मैंने वो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बार बार मैंने कहा चलें यार पहला लेक्चर तो देता हूँ. और मैं जैसे जैसे आई विल फाइंड टाइम, आई विल स्टार्ट गिविंग लेक्चर्स. तो आप जो ग्रुप में है द CSS क्लब, उसमें फॉलो करते रहें, जो अपडेट मैं करता रहूँगा. सेकेंडली, बार बार स्टूडेंट पूछते हैं क्या मेरी बुक जो है ये सफिशेंट है जी. देखें, एक तो पहली बात ऑब्वियसली मेरी अपनी किताब है, तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि ये जनाब इनसफिशिएंट है. बट स्टिल मैं कभी भी मशवरा अमानत होती है, उसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए. आपका सारा कोर्स कवर कर रही है. और जब मैंने ये किताब बनाई थी, मैंने कश्मीरी साहब की, डोगर्स की, ठीक है, या जितनी भी मार्केट में उस वक्त साइंस की बुक्स अवेलेबल थी, मैंने सारी बुक्स परचेज़ की थी. और मैंने देखा था तमाम बुक्स के अंदर क्या खामियां हैं, कहाँ कहाँ से उन्होंने चीज़ें ली हुई हैं, कौन कौन से एरियाज़ ग्रे हैं जिनको ऊपर उन्होंने वर्क नहीं किया हुआ. उन तमाम चीज़ों को मैंने कवर किया था. और इसमें स्पेशली ये बात याद रखें कि ये वाला जो एडिशन है, अक्सर एक कमेंट मिलता है कि जी उस का जो जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन है जी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस बुक के अंदर. ये वाला जो आपका मैं जो आपको शो कर रहा हूँ पिक्चर, इस वाले एडिशन में आपका जनरल एबिलिटी 100% कवर्ड है, 100%. अच्छा, उसमें मैंने अपनी तो एफर्ट की ही की. सर मियाँ गुलाम कादर, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनका इनपुट है इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा. और सर असद अजीज़, लाहौर के अंदर ये 2 बंदे हैं, दोनों जो कि आपके जनरल एबिलिटी के अंदर बहुत बड़ा नाम है. इन दोनों की कंसल्टेशन से मैंने जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है उसको प्रिपेयर किया है. अच्छा, अब उसमें प्रैक्टिस में हो सकता है, क्योंकि जनरल एबिलिटी के लिए तो आपको पूरी इतनी मोटी बुक्स हैं जो सिर्फ जनरल एबिलिटी पे लिखी हुई हैं. तो आपको मैंने फर्ज किया अगर वो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, या एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो मैंने 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल. आपको एक समझ आ गई कि यार ये टाइप है, ठीक है, कोडिंग और डी कोडिंग की टाइप है कि आपने लेटर्स को ABC जो है फर्ज किया अगर बटरफ्लाई जो है वो उसको कोई ख़ास कोड में चेंज किया हुआ है तो बताएं लॉकर जो है या बैग क्या बनेगा, फिर बैग का कोड क्या बनेगा. तो मैंने वहाँ पे 10 एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं. नाउ यू कैन प्रैक्टिस. अब आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बेशबहा उसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी. प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्वियसली इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है. बुक सफिशिएंट है, चीज़ें वहाँ से आप फॉलो करें. मैंने हद्दुल वसा कोशिश की है कोई चीज़ उसमें से मिस ना हो. बट स्टिल एक बात याद रखें, CSS का कोई कोर्स लिमिटेशन नहीं होती है. एग्जामिनर की अपनी मर्जी होती है, वो कोर्स के अंदर से कहीं से भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं. आप स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पूछनी है. अब एग्जामिनर ने पिछले साल डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिस्टोग्राम एंड पिक्टोग्राम, अब 2 के ये FSC लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है. बट अक्सर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको हिस्टोग्राम और पिक्टोग्राम की बात करनी है तो पहले आपको फ्रिक्वेंसी टेबल्स का पता होना चाहिए. फ्रिक्वेंसी टेबल्स के बाद फिर हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, फिर पिक्टोग्राम कैसे बनाते हैं, फिर उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है. तो भी एग्जामिनर क्वेश्चंस तो कहीं से भी पूछ सकता है. बट स्टिल आई कैन क्लेम कि आपका जो पिछला पेपर था आपके क्वेश्चंस पूरे के पूरे इसमें से कवर होते थे, यानी कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होता था. 100% आप अपना पेपर इस बुक के अंदर से सॉल्व कर सकते थे. तो जनरल एबिलिटी पे भी मैं आऊँगा, मेरे पास इतना टाइम है. अब 1 by 1 मैं
चैप्टर को कवर करता जा रहा हूँ। आज ये चैप्टर कवर किया, होपफुली हो सकता है कल, आई एम नॉट कमिटिंग, हो सकता है कल मैं नेक्स्ट चैप्टर कवर करूँ। बेटर ये है कि आप थोड़ा सा खुद इस चैप्टर को देख के पहले आएँ, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं ड्यूरिंग दिस सेशन रिप्लाई कर सकूं। जो भी आपके सवालात हैं इस चैप्टर के मतलब स्पेसिफिकली, वो कमेंट्स में लिखते जाए, मैं उसको रिप्लाई करता जाऊंगा, ठीक है। और फिर हम कोई एक्सरसाइज इस तरह की भी शुरू कर लेंगे कि मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दिया करूंगा, आप कमेंट्स में उसका आंसर देते जाएं, उसको मैं वहीं पे चेक करता जाऊंगा। एंड इट्स ऑल फ्री, काइंडली, मेरा इसमें मतलब कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट, ये मतलब यही चैप्टर मैं क्लास में 2 या 3 लेक्चर्स में पढ़ाता था, यहाँ पे मैं आपको हाफ आवर में ख़त्म करवा रहा हूँ। तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है रिवीजन और ओरिएंटेशन। मतलब जिन लोगों ने मेरे से पहले पढ़ा हुआ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। और जिन्होंने अभी 1.5 साल ठहर के अटैम्प्ट देनी है, उनके लिए ओरिएंटेशन हो जाएगी कि भाई कौन कौन सा सवाल किस तरह से तैयार करना है। फिर वो एडिशनल रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, इंटरनेट कंसल्ट कर सकते हैं, यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वन लास्ट अनाउंसमेंट, आज मशहूरी साहब जो हैं वो शाम को अराउंड 6 PM सिंधी पे बात करेंगे। तो काइंडली जिन लोगों का सिंधी रखने का प्लान है, स्पेशली ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम सिंध, ठीक है, वो अपने दोस्तों को भी बताएं। उनको मैंने बड़ी रिक्वेस्ट से, ही हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने टाइम दिया है। तो वो आपको सिंधी के मतलब बात बताएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में काइंडली लिखते जाइएगा। वो अपनी टॉक के बाद उन कमेंट्स में आपको रिप्लाई करेंगे सिंधी के लिए, जितने भी क्वेश्चन हैं। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सन, सिंधी पे उनकी बहुत अच्छी ग्रिप है, बहुत अच्छा उन्होंने 93 मार्क्स, मतलब अनइमेजिनेबल, इतना अच्छा उन्होंने स्कोर किया हुआ है इसके ऊपर। ही इज़ द ऑथर ऑफ द सिंधी बुक्स। तो उस लेक्चर को लाजमी अटेंड करें जितने भी सिंध के दोस्त हैं। एंड वन लास्ट थिंग, ये जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, मैंने फ़र्ज़ किया ऐसे पे लेक्चर सैयद नासिर जमाल ने, फिर फातिमा ने लेक्चर दिया, फिर अभी अमानुल्लाह गोंदल देगा ऐसे पे लेक्चर, फिर IR पे मैंने लेक्चर रखा था वकास इकबाल का, फिर उसके बाद आसिफ मलिक साहब ने लेक्चर दिया। आई एम सर्चिंग एन अदर फैकल्टी, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, मैं किसी ख़ास एकेडमी को प्रमोट नहीं कर रहा, प्लीज़, ना मेरा ये पर्पज़ है। मैं इस प्लेटफॉर्म को ओपन करना चाह रहा हूँ। बल्कि आप अगर किसी स्पेसिफिक टीचर का लेक्चर रखवाना चाह रहे हैं तो मुझे रिक्वेस्ट भेजें। लेकिन आप हो सकता है कुछ टीचर जो हैं वो एग्री ना करें, जैसा रज़िया आबदी, तो देर आर सर्टन टीचर्स दे विल नॉट एग्री, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करते। बट जो मेरी एक्सेस में हैं, जिनको मैं अप्रोच कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो किसी एकेडमी से है, वो इंडिविजुअल पढ़ा रहा है, मुझे से कोई गर्ज नहीं, वो किस में है, ऑफिसर्स में है, वो ओडेसी में है, वो IR फॉर CSS में है, वो कहीं भी है, वो पैरागॉन एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, वो नोवा में पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए सब मुफ्त हैं, वो लावी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं उनको इंगेज कर रहा हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको ओरिएंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को आपका माइंड ओपन हो रहा है कि भाई जी कौन सा सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से तैयार करना है। मसला अगर आप एक ही टीचर के पास जाते हैं तो वो आपको एक खास किस्म का पर्सपेक्टिव देता है। बस कि अगर मैं IR की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे की बात कर रहा हूँ, तो आपको 5-6 डिफरेंट टीचर्स का या 3-4 डिफरेंट टीचर्स का आपके पास एक ओपिनियन आ जाता है। नो, यू आर योर सेल्फ वाइज एनफ, आप डिसाइड करें कि भाई मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, ये A टीचर वाली या B टीचर वाली या C टीचर वाली स्ट्रेटजी अपनानी है, मैंने कौन सी बुक्स पढ़नी है, या अगर मैंने एकेडमी को ज्वाइन करनी है तो मैंने कौन सी एकेडमी को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग अ स्पेसिफिक एकेडमी या स्पेसिफिक टीचर। मैं तो जितने भी लोग हैं उन सबको इस क्लब पे लेता हूँ, इस फोरम पे लेता हूँ, ताकि आपको एक्सेस हो, यू कैन डिसाइड इट इन अ बेटर वे, ठीक है, कि आपने किसको ज्वाइन करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कोई भी आपके कमेंट्स हों, क्वेश्चंस हों, तो काइंडली कमेंट्स में लिखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।